स्वागत है प्यारे बच्चों। आज की कक्षा में फिजिक्स क्लास 12। आज का हमारा टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन हम पढ़ चुके हैं, जिसमें क्या होता है, प्रकाश की किरण एक माध्यम से पृष्ठ पर टकरा के वापस उसी माध्यम में लौट आती है। प्रकाश के अपवर्तन की घटना में यहाँ पे क्या होता है कि जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है, तब जो है प्रकाश का वेग और दिशा, प्रकाश के पथ की दिशा और प्रकाश का वेग बदल जाते हैं। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ध्यान रखिए कि अपवर्तन में प्रकाश की दिशा बदल रही है जब दो माध्यमों में परिवर्तन हो रहा है, यानी एक माध्यम से दूसरे में जा रही प्रकाश किरण, तब उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। जबकि परावर्तन में एक ही माध्यम में डायरेक्शन चेंज होती है, टकरा के वापस जाती है। यह अपवर्तन की घटना है। नियम क्या है इसके? जैसे वहाँ पे थे परावर्तन के नियम, वैसे ही यहाँ पे होंगे प्रकाश के अपवर्तन के नियम। अच्छा, सबसे पहले देखिए कि अपवर्तन होता क्यों है, कि प्रकाश क्यों एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पे अपना पथ बदलता है। तो इसका मूलभूत कारण है प्रकाश का भिन्न भिन्न माध्यमों में वेग भिन्न भिन्न होना। अलग अलग माध्यमों में प्रकाश का वेग क्या होता है, अलग अलग होता है। आपको पता है प्रकाश का सर्वाधिक वेग कहाँ होता है, निर्वात में, जहाँ कोई भी माध्यम नहीं है, कोई भी मटेरियल नहीं है। तो वहाँ पे प्रकाश का वेग c होता है, c बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, जो एक यूनिवर्सल कांस्टेंट के रूप में हम लेते हैं। अब अलग अलग माध्यमों में, सघन माध्यम में गए तो प्रकाश का वेग कम होता है। विरल माध्यम में जैसे हवा है, सघन माध्यम जैसे कांच हो गया, पानी हो गया, ये सघन माध्यम हो गए। किसके सापेक्ष? हवा के सापेक्ष सघन माध्यम। तो जब हम सघन या विरल माध्यम कह रहे हैं तो किसी दूसरे माध्यम के सापेक्ष कहना पड़ेगा हमको, कि जो है कांच सघन है हवा के सापेक्ष, या पानी सघन है हवा के सापेक्ष। तो सघन माध्यमों में प्रकाश का वेग कम होता है, विरल माध्यमों में प्रकाश का वेग ज़्यादा होता है, और सर्वाधिक वेग निर्वात में होता है। ये हमको पता है। तो ये मूलभूत कारण है प्रकाश के अपवर्तन का, अपवर्तन की घटना, और उसके कारण हमने पढ़े। अब अपवर्तन के नियमों पे आते हैं। तो सबसे पहला नियम तो वही है, वो नियम लगभग परावर्तन में भी था, कि किसी बिंदु पर, या अच्छा यहाँ पे देखिए, अब पहले ये डायग्राम हम देख लेते हैं। सबसे पहले ये जो है, ये कोई सरफेस है, पृष्ठ है, जो दो माध्यमों को अलग करे। ये माध्यम 1 है, ये माध्यम 2 है। ये μ1 लिखा है मैंने, μ2 लिखा है, वो क्या है वो अभी हम आगे देखते हैं। अच्छा, आपतित किरण ही है, प्रकाश की आने वाली किरण। ये अभिलंब हो गया, ये क्या है, अभिलंब है। n मैं इसको कह दूं, n जो है इस आपतन बिंदु पर अभिलंब है। अगर आपतन बिंदु हम कहें O है, तो आपतन बिंदु O पर अभिलंब क्या है, NO या n'। तो आपतित किरण आई अभिलंब से आई कोण बनाती हुई, दूसरे माध्यम में गई, उसकी दिशा बदल गई। अब वो अभिलंब से कैसा कोण बना रही है, R कोण बना रही है। इसको बोलते हैं आपतित किरण, इंसिडेंट रे। इसको बोलते हैं अपवर्तित किरण, रिफ्रैक्टेड रे। ये हमारा डायग्राम था। अपवर्तन के नियमों की बात करते हैं। तो पहला नियम है, आपतन बिंदु पर आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। फिर से एग्जाम्पल कैसे, अगर यहाँ पे कोई आपतन बिंदु है, ये अभिलंब है, तो आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये अगर आपतित किरण है, और यहाँ से परावर्तित किरण, तीनों जो है एक ही तल में होंगे, ऊर्ध्वाधर तल, इस प्रकार से। तो पहला नियम यही है, जो कि परावर्तन में भी था। आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होंगे। ये पहला नियम है। दूसरा नियम ये कहता है कि किसी माध्यम में आपतन कोण I, किसी माध्यम में आपतन कोण I तथा माध्यम के अपवर्तनांक, क्या है, माध्यम के अपवर्तनांक, इसका गुणनफल क्या होता है, नियत होता है। गुणनफल नियत होता है। दूसरा नियम कहता है, अगर हम माध्यम का अपवर्तनांक म्यू है, म्यू इंटू साइन I, आपतन कोण के साइन का, कि माध्यम में किसी बिंदु पर
उस माध्यम का अपवर्तनांक तथा आपतन कोण के साइन का गुणनफल क्या होता है? नियतांक होता है, नियतांक। ये कांस्टेंट होगा, दूसरा नियम ये कहता है। अब इस नियम को देखो उपयोग कैसे है, और ये नियम, इसी नियम को हम जानते हैं कि ये नियम किसके रूप में जाना जाता है? स्नेल के नियम में। कैसे? देखो, म्यू इंटू साइन आई, यहाँ पे दूसरा माध्यम है, अपवर्तनांक चेंज हो गया, अलग अलग माध्यमों का अपवर्तनांक क्या होगा? भिन्न भिन्न होगा, तो दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक चेंज हो गया, उस माध्यम में प्रकाश की किरण अभिलंब से आर कोण बना रही है, तो वहाँ पे आ जाएगा म्यू इंटू साइन आर बराबर नियतांक। म्यू अगर चेंज है, म्यू 1 म्यू 2 जैसे हमने यहाँ पे लिखा, तो इसके अकॉर्डिंग देखो कि पहले माध्यम का अपवर्तनांक म्यू 1 इंटू साइन आई, ये बराबर होने नियतांक। दूसरे माध्यम में देखो, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक म्यू 2 इंटू दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरण अभिलंब से बना रही कोण आर, तो साइन ऑफ आर, ये बराबर नियतांक। क्लियर? यही कर रहे हैं। म्यू 1 साइन आई बराबर म्यू 2 इंटू साइन आर, ये हमारा दूसरा नियम कहलाता है। ये नियतांक कब होगा? एक तरंग दैर्ध्य के लिए। तरंग दैर्ध्य, ये तो आपको पता है प्रकाश में 7 रंग होते हैं, 7 भिन्न भिन्न तरंग दैर्ध्य, 7 भिन्न भिन्न आवृत्ति में। तो किसी एक निश्चित तरंग दैर्ध्य के लिए ये समीकरण इस प्रकार से होल्ड करता है कि माध्यम का अपवर्तनांक और आपतन कोण के साइन की गुणनफल नियतांक होती है। तो उससे हम इस प्रकार से डेरिवेशन आए, म्यू 1 इंटू साइन आई बराबर म्यू 2 इंटू साइन आर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर बराबर म्यू 2 अपॉन म्यू 1 बराबर, इस म्यू 2 अपॉन म्यू 1 को बोलते हैं 1 म्यू 2। इस प्रकार भी हम इसको लिखते हैं कि साइन आई अपॉन साइन आर बराबर म्यू 2 अपॉन म्यू 1 बराबर 1 म्यू 2। आपतन कोण की साइन तथा अपवर्तन कोण की साइन, इसका जो है निष्पत्ति है, इसका अनुपात क्या रहता है? नियत, नियतांक, कांस्टेंट। ये क्या होता है? कांस्टेंट। ये हो गया, ये हमारा दूसरा नियम कहलाता है। अपवर्तन का पहला नियम, अपवर्तन का दूसरा नियम, और इस नियम को हम कहते हैं स्नेल का लॉ। यही होता है, इंपॉर्टेंट है, स्नेल्स लॉ। स्नेल का नियम पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट के नाम पे। स्नेल्स लॉ या स्नेल का नियम, ये स्नेल का नियम कहलाता है। पहला नियम, दूसरा नियम, किसी किताबों में 3 नियम दे रखे हैं। तीसरे नियम में ये कहा गया उसने कि जब कभी जो है लाइट जो है, प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो प्रकाश का जो है पथ और वेग बदल जाता है। इसको भी तीसरा नियम बना रखा है। तो मोटे मोटे हमारे पास 2 नियम है अपवर्तन के, जिससे हमारा काम चल जाता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम बात करेंगे म्यू की। सबसे पहले ये आप नोट भी करते रहें लेक्चर को, बीच बीच में जो बोर्ड पे लिखाया जा रहा है। 1 म्यू 2, म्यू 2 अपॉन म्यू 1, याद रखना है 1 म्यू 2, तो म्यू 2 अपॉन म्यू 1। इसको कहते हैं पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, ये कहलाता है। सापेक्ष है, अपवर्तनांक एक सापेक्ष राशि है कि किसी माध्यम के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक। वो हम किस प्रकार से दिखा रहे हैं? म्यू जो हमने कहा, म्यू 1 म्यू 2 जो भी आप कहें, तो म्यू हम बोल रहे हैं माध्यम का अपवर्तनांक, माध्यम का अपवर्तनांक। ये हो गया
माध्यम, म्यू को हमने कहा माध्यम का अपवर्तनांक है। अब अपवर्तनांक क्या है कि प्रकाश के वेग, निर्वात में प्रकाश का वेग और उस माध्यम में प्रकाश के वेग के अनुपात को माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। देखिए, तो म्यू बराबर होता है निर्वात में प्रकाश का वेग तथा उस माध्यम में प्रकाश का वेग, फॉर एग्जाम्पल v है। ये इस प्रकार से अगर हम माध्यम के अपवर्तनांक की परिभाषा देंगे तो इस फॉर्मूले से सीधा सीधा हम परिभाषा दे सकते हैं कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश की चाल या वेग तथा उस माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात होता है। क्लियर हो गया? सबसे ज़्यादा आपको पता है निर्वात में ही होना है। किसी भी माध्यम में जो है प्रकाश की चाल क्या होगी, निर्वात से c से कम होगी। तो म्यू की वैल्यू हमेशा क्या होगी, यहाँ से देखो परिभाषा से, इसलिए अगर निर्वात की करें, निर्वात के लिए अपवर्तनांक बोले हैं डेफिनेशन से, देखो हाँ, निर्वात के लिए v बराबर भी क्या हो जाएगा, c/c1। क्लियर? निर्वात के लिए प्रकाश का अपवर्तनांक 1 होता है। y उसको भी लगभग हम निर्वात मान लेते हैं, तो y के लिए लगभग म्यू बराबर लगभग 1। इसी प्रकार, क्योंकि y भी बहुत विरल हो गई, निर्वात के लिए मानक रूप से 1 होता है अपवर्तनांक। इस परिभाषा से y के लिए अपवर्तनांक लगभग 1। अन्य सभी माध्यमों के लिए, अन्य सभी माध्यमों के लिए, ये आप ध्यान रखिए, अन्य सभी माध्यमों के लिए म्यू, अन्य सभी माध्यमों में, क्योंकि वेग जो है हमेशा प्रकाश इस c से कम होना है। किसी भी माध्यम में आप ले लो, y में भी इवन इससे थोड़ा कम होता है, तो बाकी सब माध्यम में वेग जो है c से कम होगा, तो अपवर्तनांक म्यू क्या होगा, ग्रेटर देन 1, हमेशा क्या होगा, 1 से बड़ा होगा। किसी भी माध्यम के लिए म्यू जो है 1 से छोटा नहीं हो सकता। म्यू 1 से छोटे होने का मतलब ये वेग ज़्यादा होगा, तो यानी, और हमको पता है कि सबसे अधिक वेग निर्वात में ही होता प्रकाश का, तो इससे ज़्यादा कोई वेग नहीं हो सकता। इसलिए एक जनरल कंडीशन हम निकाल सकते हैं कि म्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। किसी भी माध्यम का जो है अपवर्तनांक सदैव 1 के बराबर या 1 से बड़ा होगा। अगर माध्यम का अपवर्तनांक 1 है तो वो निर्वात है, लगभग 1 है तो या y है, अदरवाइज कोई अन्य माध्यम है। यह हमारा निष्कर्ष निकला है। ये था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये हमको ध्यान रखना है कि इसकी परिभाषा क्या है, कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक कैसे डिफाइन करेंगे, निर्वात में प्रकाश का वेग तथा उस माध्यम में प्रकाश के वेग के अनुपात को उस माध्यम का अपवर्तनांक कहा जाता है। यहाँ से हमने इस प्रकार से इसका मान निकाल लिया है, यह आप नोट करते रहें। हम आगे चलते हैं इसमें। तो बाय डेफिनेशन हमने देखा कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक क्या है, प्रकाश के वेगों का अनुपात। क्या है ये? शुद्ध अनुपात है ना, कि निर्वात में प्रकाश का वेग और उस माध्यम में प्रकाश का वेग, इस अनुपात को हम कहते हैं माध्यम का अपवर्तनांक। इसका मतलब अपवर्तनांक का क्या है, कोई विमा नहीं होती है, अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है, विमाहीन और मात्रकहीन राशि है, शुद्ध जो है रेशियो है अपवर्तनांक। डिपेंड किस पे करता है, कि माध्यम का अपवर्तनांक, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम। ठीक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम। ये अपवर्तनांक किस पे डिपेंड करते हैं, एक माध्यम की प्रकृति, कैसा वो माध्यम है, ऑप्टिकली डेंस है, ऑप्टिकली रेयर है, कितना डेंस है, कितना रेयर है। तो पहला हो गया माध्यम की प्रकृति पर, माध्यम का अपवर्तनांक निर्भर करता है माध्यम की प्रकृति पर। दूसरा है प्रकाश की तरंग दैर्ध्य पर। दूसरा क्या है, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य पर, जो प्रकाश उसमें डाल रहे हैं, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य पर। तीसरा है ताप पर। ये पूछा जाता है कहीं पे शॉर्ट क्वेश्चंस। माध्यम का अपवर्तनांक किन किन बातों पे निर्भर करता है, तो माध्यम का अपवर्तनांक करता है उस माध्यम की प्रकृति पर, आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य पर और माध्यम के ताप पर। इसका कोई मात्रक नहीं होता, ये हमने लिख दिया है।
ये भी क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं, ये अपवर्तनांक को डिफाइन करना था। नेक्स्ट देखिए, अच्छा, अपवर्तित किरण की आवृत्ति, तीसरे नियम को हम लिख ही देते हैं। इसमें तीसरा नियम क्या है कि आवृत्ति समान रहती है, वेग बदल जाता है दोनों माध्यमों में। यहाँ पे जो प्रकाश की आवृत्ति है वही यहाँ पे होगी, जबकि वेग अलग अलग हो जाएगा। हम कहते हैं, यहाँ पे लिख दिया मैंने, माना सपोज यहाँ पे वेग है v1, यहाँ पे वेग है v2, ठीक है। ये क्या दिखा रहा है, वेग, प्रकाश का वेग, क्लियर हो गया, प्रकाश का वेग। आवृत्ति n, प्रकाश की आवृत्ति क्या है n, हमने कहा आवृत्ति क्या है प्रकाश की n, तो यहाँ पे आवृत्ति क्या आ जाएगी n। आवृत्ति में कोई चेंज नहीं हो रहा है, आवृत्ति को हमने n से दिखाया। प्रकाश की आवृत्ति में तीसरा नियम ये कहता है अपवर्तन का, कि प्रकाश की आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है माध्यम बदलने पे, केवल जो है माध्यम का वेग बदल जाता है। आवृत्ति वही रहती है जो आपतित किरण की है, लेकिन वेग बदल जाएगा अपवर्तित किरण की, इस प्रकार से। तो यहाँ से हम दो निष्कर्ष और निकाल सकते हैं। सबसे पहले देखिए, एक निष्कर्ष आता है, आपको पता है v = n लैम्डा, v = n लैम्डा किसी तरंग का वेग, आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य पे इस प्रकार से डिपेंड करता है। ये वेग है, ये आवृत्ति है, ये तरंग दैर्ध्य, आपको पता है ये समीकरण। माध्यम के लिए देखिए, v1 = n λ1, v2 = n × λ2। n क्यों लिखा, क्योंकि जो है अपवर्तन में आवृत्ति सेम रहती है। तो ये दो इक्वेशन हम यहाँ से लिख सकते हैं, v1 n1 = v2 n × λ2, v1 n × λ1। आप ये ध्यान दीजिए, ये चीज़ जो है सेम रह रही है, आवृत्ति सेम रह रही है, वेग बदल गया है, वेग क्या हो गया, अलग अलग हो गया है, तो उसके अनुसार तरंग दैर्ध्य भी क्या होगी, बदल जाएगी। अगर यहाँ पे वेग ज़्यादा है, ये वेग कम हो रहा है, ये ज़्यादा है, ये कम हो रहा है, और ये तरंग दैर्ध्य तो सेम है, इसको कम होने के लिए इसको भी क्या होना पड़ेगा, कम होना पड़ेगा, क्योंकि आवृत्ति नहीं बदल रही है ना। वेग कम हो गया, तो वेग कम होगी तो मतलब तरंग दैर्ध्य भी कम हो गया। तो ये भी आप इसमें लिख सकते हैं कि आवृत्ति वही रहेगी, तरंग दैर्ध्य बदल जाती है, वेग बदल जाता है और लैम्डा बदल जाता है, तरंग दैर्ध्य बदल जाती है, ठीक। इस प्रकार से ये इसके निष्कर्ष आ गया कि तरंग दैर्ध्य भी बदल जाती है। ये भी हमको ध्यान रखना है कि जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पे प्रकाश का वेग बदल जाता है, प्रकाश का पथ बदल जाता है और प्रकाश की तरंग दैर्ध्य भी बदल जाती है। केवल प्रकाश की आवृत्ति फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है, ये हमको ध्यान रखना है। तो यहाँ से अगर एक और निकालें, v1/v2 बराबर λ1/λ2, एक निष्कर्ष आ गया कि v1/v2 बराबर λ1/λ2, ठीक। कहीं पे आगे थोड़ा काम आएगा। अब देखिए, इससे निष्कर्ष निकालते हैं हम, किस प्रकार से निकालेंगे। यदि प्रकाश की किरण जो है विरल माध्यम से सघन माध्यम में, ये आप नोट कर लें। अब हमको पता है कि निर्वात में प्रकाश का वेग सबसे ज़्यादा होता है, फिर वायु में आते तो लगभग कम हो जाता है, और कांच वगैरह घने माध्यम में आते, डेंस मीडियम में, सघन माध्यम में आते तो वेग जो है और कम आ जाता है। तो ये एक चीज़ हम लिख सकते हैं कि सघन, हम जानते हैं सघन माध्यम में प्रकाश का वेग और विरल माध्यम में प्रकाश का वेग, ये हम जानते हैं कि सघन माध्यम में प्रकाश का वेग और विरल माध्यम में प्रकाश का वेग में क्या अंतर है। तो निर्वात में क्योंकि कुछ नहीं है, निर्वात में विरल भी नहीं है, विरल से विरल है, निर्वात में नथिंग, तो विरल में तो सर्वाधिक है प्रकाश का वेग, तो ये ज़्यादा आ जाएगा। तो इसका मतलब सघन माध्यम में सदैव प्रकाश का वेग विरल माध्यम में प्रकाश के वेग से क्या होगा, कम होगा, कम होगा। ये हम इसको देख रहे हैं। तो इस प्रकार से देखिए, अच्छा दूसरी चीज, एक तो ये आ गया सघन माध्यम में प्रकाश का वेग, विरल माध्यम में प्रकाश का वेग। दूसरा हमने लिखा था कि म्यू बराबर c/v,
एक हमने ये अभी अपवर्तनांक के लिए निकाला था कि अपवर्तनांक बराबर म्यू बराबर सी अपॉन वी, अर्थात जो है सघन माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होगा, कम होगा। तो सघन माध्यम का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, यहाँ से आप देख रहे हैं, क्योंकि सघन माध्यम में प्रकाश के वेग ने कम होना है, तो सघन माध्यम का अपवर्तनांक ये बटे में कम आ गया, तो ये ज़्यादा हो जाएगा। और विरल माध्यम में प्रकाश का वेग अधिक है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा होगा, तो म्यू का वैल्यू कम से कम होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, दूसरा निष्कर्ष, कि सघन माध्यम में प्रकाश का अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट इन डेंस मीडियम, और विरल माध्यम में विरल माध्यम में प्रकाश का अपवर्तनांक, कि सघन माध्यम में जो प्रकाश का अपवर्तनांक होगा वो सदैव क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये दो हमारे निष्कर्ष हैं, क्लियर, इसका इस्तेमाल करना है। सघन माध्यम में प्रकाश का अपवर्तनांक सदैव क्या होगा, ज़्यादा होगा, विरल माध्यम में प्रकाश का अपवर्तनांक कम होगा। तो ये हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कोई माध्यम हमारे पास का सघन है, ऑप्टिकली डेंस है, दूसरा ऑप्टिकली रेयर है, तो जो ऑप्टिकली डेंस है उसका अपवर्तनांक क्या होगा, ज़्यादा होगा, यहाँ से बाय डेफिनेशन। ठीक, ये क्लियर हो गया। अब हम आगे चलते हैं कि यदि प्रकाश की किरण, अब देखो कैसे निष्कर्ष निकलता है कि प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाती है, यानी सघन से विरल माध्यम में जाती है। देखो, यदि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने के लिए देखो साइन आई बटे साइन आर बराबर, हम कह रहे हैं प्रकाश की किरण, इसको मान लेते हैं ये माध्यम क्या है, माना फॉर एग्जांपल सघन है, ये क्या है, विरल है, तो सघन में जाएगी, पहला माध्यम क्या हो गया, सघन, सघन के लिए क्या हो गया, सॉरी μ1, सघन के लिए μ1, विरल के लिए μ2, और इनमें क्या संबंध है, μ1 μ2, तो सघन से विरल में जा रही है और सघन के लिए अपवर्तनांक बड़ा होता है, μ1 बड़ा है μ2 से, तो साइन आई अपॉन साइन आर क्या हो जाएगा, μ2 अपॉन μ1, μ2 अपॉन μ1, ये देखो साइन आई अपॉन साइन आर बराबर μ2 अपॉन μ1, μ1 बड़ा है μ2 छोटा हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, लेस देन 1, क्लियर हो गया। इसका इट मीन्स साइन आई इज लेस देन साइन आर, इट मीन्स आई इज लेस देन आर, देखिए आई इज लेस देन आर। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो आपतन कोण अपवर्तन कोण की अपेक्षा कम हो जाता है, या अपवर्तन कोण आपतन कोण से ज़्यादा हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि अगर यहाँ कोण आई बन रहा है तो प्रकाश की किरण ये कोण बड़ा होगा इससे, तो प्रकाश की किरण ऐसे चली जाएगी, इधर अभिलंब से दूर हटेगी। तो अर्थात जब प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम में जाती है तब अपवर्तित किरण अभिलंब से दूर हट जाती है। अभिलंब से दूर जब वो हटेगी तभी तो ये आर बड़ा होगा ऐसे भाई, यहाँ पे तो आर छोटा है ना क्योंकि अभिलंब की ओर मुड़ गई है। तो जब ये अभिलंब से दूर जाएगी तभी जो है कोण आर बड़ा होगा कोण आई से, इसके अकॉर्डिंग। क्लियर हो गया। पहला निष्कर्ष हमारा ये निकला कि प्रकाश के अपवर्तन में जब कभी प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो प्रकाश की अपवर्तित किरण अभिलंब से दूर हटती है। विरल है दूर हटना, विरल माध्यम में प्रकाश का वेग क्या है, ज़्यादा, तो उस माध्यम में ऐसे आप याद रखिए कि विरल माध्यम में क्योंकि प्रकाश का वेग ज़्यादा है, इस माध्यम में जो है प्रकाश की किरण अभिलंब से ज़्यादा कोण बनाएगी, ज़्यादा बड़ा कोण बनाएगी। तो ये कोण छोटा, ये कोण बड़ा, बड़ा कोण बनेगा तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो याद रखने की आपको आसानी हो जाएगी इस प्रकार से। नेक्स्ट दूसरा देखें, ये आप नोट कर लें। इसी में दूसरा अगर निष्कर्ष की बात करें कि यदि प्रकाश की किरण, इसी को मिटा रहा हूं मैं, अब क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। माना प्रकाश की किरण अभी क्या था, सघन से विरल,
अब कहते हैं विरल से सघन में, कि विरल से सघन, प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है। तो जिस माध्यम में से जा रही है वो पहला माध्यम है, विरल माध्यम से सघन में जा रही, विरल μ1 हो गया, सघन μ2 हो गया। तो विरल के लिए अपवर्तनांक कम होगा, μ1 लेस देन μ2। तब हमारे पास निष्कर्ष आया स्नेल के नियम से, साइन आई अपॉन साइन आर कि μ2 अपॉन μ1। इसको कहते हैं पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। क्या है? पहले माध्यम के सापेक्ष 1μ2 भी लिखा जाता है, पहले के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक। और ये देखो μ2 क्या है? बड़ा है, μ1 क्या है? छोटा है। तो ये हो जाएगा बड़ा होगा, ग्रेटर देन 1, 1 से बड़ा होगा, जाहिर सी बात है ये 1 से बड़ा होगा। तो हम लिख सकते हैं साइन आई इज ग्रेटर देन साइन आर, हेंस आई इज ग्रेटर देन एंगल आर। ये हो गया। यहाँ ये निष्कर्ष निकला कि अपवर्तन का कोण जो है, अपवर्तन का कोण आपतन के कोण से क्या है? छोटा है। अर्थात आर कोण छोटा होगा तो प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर मुड़ेगी, अर्थात इसलिए अपवर्तित किरण अभिलंब की ओर मुड़ जाती है या झुक जाती है, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं आप। तो ये हमारे इसमें निष्कर्ष निकला कि जब कभी प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो प्रकाश की किरण या अपवर्तित किरण अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, झुक जाती है। फिर से याद रखने का तरीका क्या है? क्योंकि जो है प्रकाश की किरण विरल से सघन में जा रही है और सघन में जो है प्रकाश का वेग कम होता है, इसलिए सघन में जो है प्रकाश की किरण जो है अभिलंब से कम कोण बनाएगी। कम वेग कम कोण, ज़्यादा वेग ज़्यादा कोण बड़ा। तो कम वेग आर छोटा, तो ये कोण छोटा तब होगा जब प्रकाश की किरण ये अभिलंब एन डैश की ओर झुकेगी, इसकी ओर मुड़ जाती। ये हमारा इस प्रकार से निष्कर्ष आया है। दूसरा निष्कर्ष, तीसरा एक निष्कर्ष और आता है इसमें कि यदि i बराबर 0, हेंस r बराबर 0 हो जाए। i बराबर 0 अर्थात प्रकाश की किरण ऐसे हो रही है, अभिलंबवत आपतन जिसको बोलते हैं, कि पृष्ठ पे या आपतन बिंदु पे 90 के कोण पे जा रही है। इस प्रकार से अभिलंबवत आपतन की कंडीशन में i बराबर 0 होता है तो r बराबर भी 0 होता है। अर्थात इस दिशा में प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए आगे बढ़ जाती है। तो जब प्रकाश की किरण ऐसे आएगी अभिलंबवत आपतनवत, ऐसे निकल जाएगी सीधा, तो उसके दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन वेग में तब भी परिवर्तन होगा, क्योंकि माध्यम अलग अलग हैं। ये याद रखना है आपको सिंपली कि जब कभी माध्यम अलग अलग होंगे प्रकाश का वेग डेफिनेटली अलग अलग होगा। पथ उसका जो है केवल एक केस बनता है अभिलंबवत आपतन वाला, जब उसका पथ जो है नहीं बदलता है, अन्यथा पथ भी बदल जाता है या दिशा भी बदल जाती है। ये इस प्रकार से हो गया। और आवृत्ति वही रहती है, प्रवेश करने पे लैम्डा भी बदल जाएगा। स्नेल के नियम की बात करें, अच्छा ये हो गया, ये यहाँ पे निष्कर्ष, ये आप नोट कर लें प्लीज़। थोड़ा सा आगे जाते हैं, ये शॉर्ट नोट्स भी लिखाए जा रहे हैं आपको ताकि आपको याद रखने में आसानी हो। अब स्नेल के नियम को अब हम व्यापक रूप से लिखेंगे। अगर ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये बहुत बार काम आएगा, न्यूमेरिकल में आता है, एक एक नंबर के न्यूमेरिकल इससे बनते हैं सीधा सीधा, कि प्रकाश का वेग बताइए, अगर अपवर्तनांक उसका 1.5 है तो 1.5 वाले अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रकाश का वेग बताइए। तो यहाँ से v यहाँ चला जाएगा, म्यू की वैल्यू दी। तो इस प्रकार से स्नेल के नियम को हम कैसे लिखेंगे, देखिए कि साइन i अपॉन साइन r बराबर μ2 अपॉन μ1 बराबर μ2 अपॉन μ1। यहाँ से म्यू बराबर क्या आ गया, c अपॉन v। तो ये आ जाएगा μ2 को क्या लिखूँ मैं, c अपॉन v2, दूसरे माध्यम में वेग v2 है, और c अपॉन v1, तो अपॉन ये हो जाएगा v1 अपॉन v2। क्लियर, v1 अपॉन v2। और आपको याद है इससे पहले हमने निष्कर्ष निकाला था v1 अपॉन v2 बराबर λ1 अपॉन λ2। तब स्नेल का नियम व्यापक रूप में साइन i बटे साइन r बराबर साइन i बटे साइन r बराबर जिस माध्यम में जा रही वो वाला लेना है, उसका अपवर्तनांक पहले μ2 अपॉन μ1, μ2 अपॉन μ1 बराबर यहाँ पे
v1 अपॉन v2 बराबर λ1 अपॉन λ2। ऐसे भी इसको लिखते हैं स्नेल का नियम। स्नेल का नियम, इससे आपके न्यूमेरिकल बनेंगे, यहीं से जितने न्यूमेरिकल बनेंगे यहीं से बनेंगे कि साइन आई अपॉन साइन आर बराबर μ2 अपॉन μ1 बराबर v1 अपॉन v2 बराबर λ1 अपॉन λ2, जहाँ μ1 μ2 जो है क्रमशः पहले माध्यम दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक है, v1 v2 पहले माध्यम दूसरे माध्यम में प्रकाश का वेग, λ1 λ2 पहले माध्यम और दूसरे माध्यम में प्रकाश का तरंग दैर्ध्य है। आवृत्ति कहीं नहीं आ रही है, इसका मतलब आवृत्ति नहीं बदलती है, वेग बदलता है, तरंग दैर्ध्य बदलता है। अपवर्तनांक तो क्योंकि माध्यम बदल गया तो ऑटोमेटिकली अपवर्तनांक अलग अलग होगा। तो इस प्रकार से आपको देखना है। ये क्लियर हो गया। अब इसमें एक छोटा सा निष्कर्ष आप यहाँ से देखो, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि देखो μ2 अपॉन μ1 बराबर क्या है λ1 अपॉन λ2, ये आया। इसका मतलब देखो अपवर्तनांक और तरंग दैर्ध्य क्या है, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती। क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। ऐसे भी लिख सकते हैं μ1 λ1 बराबर μ2 λ2, एक चीज है ना, दोनों इक्वेशन सेम है, बज्र गुणा करो। μ1 λ1 बराबर μ2 λ2। अब आपको पता है लाल प्रकाश के लिए कि लैम्डा ऑफ रेड प्रकाश का, प्रकाश के 7 रंगों में सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य किसकी होती है, लाल रंग के प्रकाश की। सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य बैंगनी रंग के, आवृत्ति सबसे ज्यादा बैंगनी रंग की, आवृत्ति सबसे कम लाल रंग की। तो लैम्डा आर लाल रंग के लिए तरंग दैर्ध्य बड़ी होती है लैम्डा वी से बैंगनी रंग के लिए। तो इसकी तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होती है, इसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। अगर हम लाल रंग और बैंगनी रंग को ले लें तब जो है अपवर्तनांक देखिए, ये तरंग दैर्ध्य ज़्यादा है। अगर मैं कहूँ देखो, अच्छा इस प्रकार से म्यू आर रेड के लिए अपवर्तनांक इस प्रकार से, लैम्डा आर बराबर म्यू वी और लैम्डा वी। क्लियर हो गया। अब हमको पता है चूंकि लैम्डा आर जो है बड़ा होता है लैम्डा वी से, अर्थात लाल रंग की तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होती है बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य से। तो ये बड़ा है और ये छोटा है, और दोनों ने बराबर आना है। इक्वेशन देखो, दोनों ने बराबर आना है प्रोडक्ट। तो ये बड़ा है, ये छोटा है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, छोटा होगा डेफिनेटली। इसका मतलब क्या है, लैम्डा आर लेस देन म्यू आर लेस देन म्यू वी। अर्थात लाल रंग के प्रकाश के लिए माध्यम का अपवर्तनांक बैंगनी रंग के प्रकाश के लिए अपवर्तनांक से क्या होता है, कम होता है। ये हमारा एक इंपॉर्टेंट निष्कर्ष निकला है, इसको आप नोट कर लीजिए। ये क्योंकि जो है माध्यम का अपवर्तनांक और तरंग दैर्ध्य व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो ये निष्कर्ष काम आता है। किसी माध्यम का रंग के प्रकाश के लिए सबसे कम होगा और बैंगनी रंग के प्रकाश के लिए सबसे अधिक होगा, अधिकतम होगा। ये नेक्स्ट निष्कर्ष था हमारा। एक छोटा सा टॉपिक और करते हैं आगे, वीडियो थोड़ा लंबा जा रहा है, बस उसके बाद इसको ख़त्म कर लेते हैं। छोटा सा है, फिर फिनिश कर देंगे। ये आप नोट कर लें प्लीज़। तो ये हमने अपवर्तनांक के रूप में भी इसको डिफाइन कर दिया है। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रकाश का पथ उत्क्रमणीय होता है। हमने बोला प्रकाश किरणों का पथ कैसा होता है, उत्क्रमणीय होता है। अर्थात जो है अगर जो है प्रकाश जो है परावर्तन है, इस प्रकार से आ रहा है, ये आई हो गया, ये आर हो गया, यहाँ पे परावर्तन, ये 90 अभिलंब परावर्तन है, तो इस प्रकार से प्रकाश जाएगा। तो इसका मतलब उत्क्रमणीय होने का मतलब कितने भी बार प्रकाश का परावर्तन हो, कितनी भी बार प्रकाश का अपवर्तन हो, फिर अगर प्रकाश को लास्ट में अपने पथ को वापस आना पड़े तो प्रकाश उसी पथ से वापस लौटता है, इस प्रकार से। यानी अगर मैं यहाँ पे एक दर्पण रखूँ जो इसके साथ 90 का कोण बनाए, तो अभिलंबवत आपतन के कारण प्रकाश की किरण जो है, ये दर्पण है, अपने ही माध्यम से क्या हो जाएगी, अपने मार्ग पे वापस लौटेगी। तो वो उसी मार्ग से वापस लौटेगी जिस मार्ग से आई है। इसको बोलते हैं प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट रेज। इसी प्रकार यहाँ पे भी अगर प्रकाश की किरण यहाँ से इस माध्यम में इस पथ से जा रही है, यहाँ पे मैं कोई दर्पण रख दूँ इस पर 90 पे, इसलिए क्योंकि अभिलंबवत आपतन चाहिए हमको, ताकि प्रकाश जो है अभिलंबवत आपतन में ही अपने मार्ग को फॉलो करता है। केवल एक यही कंडीशन है अभिलंबवत आपतन वाली, जहाँ पे जो है अपवर्तन हो या परावर्तन हो, प्रकाश अपने पथ को फॉलो करता है। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रकाश उसी मार्ग से क्या हो जाएगा, वापस लौट जाएगा।
प्रकाश की किरणें अगर वापस जानी होगी तो यहाँ कोई और दूसरे रास्ते से नहीं जाएंगी। सिंपली आपको ये समझ, चाहे कितनी भी बार रिफ्लेक्शन हो जाए, कितनी भी बार रिफ्रैक्शन हो जाए, तो प्रकाश जो है अपने पथ को वापस उसी पथ से वापस लौटता है। इसको कहते हैं प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट रेज। ये पहले भी हम बता चुके हैं। अब इसका यहाँ पे इस्तेमाल कैसे करना है। प्रकाश की किरण जो है पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं, तो स्नेल के नियम से यहाँ पे ये वाला माध्यम है साइन आई अपॉन साइन आर, पहले से दूसरे में जा रही हैं तो दूसरे बटे पहला, म्यू टू अपॉन म्यू वन। इसको हम क्या लिखते हैं, वन म्यू टू, याद रखना है, वन म्यू टू मतलब म्यू टू अपॉन म्यू वन, म्यू टू अपॉन म्यू वन, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक। ये हो गया। अब प्रकाश का पथ उत्क्रमणीय होता है क्योंकि, तो दूसरे माध्यम में जो है जब उत्क्रमणीय होगा तो दूसरे माध्यम में आपतन कोण क्या हो जाएगा, आर, अपवर्तन कोण क्या हो जाएगा पहले माध्यम में, आई। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि जो है प्रकाश का पथ उत्क्रमणीय होता है, अर्थात जो अभी अपवर्तन कोण था वो आपतन कोण हो जाएगा और ये आपतन कोण अपवर्तन कोण बन जाएगा वापस लौटते समय। तब जो है, तब क्या होगा, तो प्रकाश की किरण अब यहाँ से जा रही ना, अब ये पहला माध्यम वो दूसरा ऐसे ले सकते हैं, तो साइन आई की जगह साइन आर बटे साइन आई, ये साइन ऑफ दिस बराबर ये बटे ये म्यू वन अपॉन म्यू टू। ये म्यू वन अपॉन म्यू टू है तो इसको हम क्या लिखेंगे, टू म्यू वन म्यू वन अपॉन म्यू टू, दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक। जिस माध्यम में प्रकाश आ रही है कि पहले के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक, और यहाँ दूसरे के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक, साइन आई अपॉन साइन आर। ये इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन 2 हो गया। यही कंडीशन बनी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से। अब समीकरण 1 और 2 से कि 1 मल्टीप्लाई बाई 2, समीकरण 1 और 2 को हम गुणा कर देंगे तो साइन आई अपॉन साइन आर अपॉन साइन आई कितना हो गया, 1 बना। क्या बन गया, 1 बन गया। म्यू टू अपॉन म्यू वन अपॉन म्यू टू, ये भी क्या हो गया, 1 हो गया। तो इसको हम लिखेंगे 1 म्यू टू इंटू 2 म्यू 1, ये बराबर 1, या इसमें ऐसे भी लिख सकते हैं 1 म्यू टू इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 म्यू 1, ऐसे भी लिखा है। ये इंपॉर्टेंट निष्कर्ष है, ये एक निष्कर्ष यहाँ पे आया है, ये न्यूमेरिकल में यूज होगा। 1 म्यू टू बराबर 2 म्यू 1। इस प्रकार से कितने भी माध्यम हमारे पास हो, यहाँ पे तो हमने 2 माध्यमों की बात की है, अगर हमारे पास 3 माध्यम है, माना 1 2 व 3 माध्यम है, अलग अलग माध्यम है, ठीक है, यानी जिनका अपवर्तनांक म्यू 1 म्यू 2 म्यू 3 है, तब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, 1 म्यू 2 क्रमागत है ना, पहले एक माध्यम, 2 माध्यम, उसके बाद तीसरा माध्यम, ऐसे लगा हो तब की बात हो रही है। तो 1 म्यू 2 इंटू 2 म्यू 3 इंटू 3 म्यू 1, क्लियर हो गया। 1 म्यू 2 2 म्यू 3 3 म्यू 1 चक्रीय ऑर्डर में लेना है, 1 से 2 2 से 3 और 3 से 1 वापस साइक्लिक ऑर्डर में, जैसे यहाँ 1 2 2 1 वापस आए ना, ये इज इक्वल टू 1 होगा। ये 3 माध्यमों के लिए इस प्रकार से ये समीकरण बन जाएगी। या हमको निकालना है 2 म्यू 3, अगर 2 म्यू 3 निकालना है तो 2 म्यू 3 क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1 म्यू 2 इंटू 3 म्यू 1, इसी को आगे लिख देंगे। अच्छा 3 म्यू 1 को क्या लिखूँ मैं, जैसे यहाँ देखो 3 म्यू 1 को ये ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 1 म्यू 3 अपॉन 1 म्यू 2, क्लियर हो गया। वन म्यू, यहाँ पे देखो 2 म्यू 1 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 अपॉन 1 म्यू 2, तो 1 अपॉन 2 म्यू 1 था वो आ गया 1 म्यू 2, तो 1 अपॉन 3 म्यू 1 था तो ये हो जाएगा 1 म्यू 3, तो 1 म्यू 3 अपॉन, अरे क्या हो गया ये, 1 म्यू 2 सॉरी, हाँ 1 म्यू 2। तो इसको इस प्रकार से लिखेंगे कि 2 म्यू 3 इज इक्वल टू म्यू 3 अपॉन म्यू 2, अर्थात किसी माध्यम तीसरे माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक
तीसरे माध्यम का अपवर्तनांक किसी और माध्यम के सापेक्ष, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक किसी और माध्यम के सापेक्ष। तो हमने कहा था अब माध्यम का अपवर्तनांक हम सापेक्ष लेते हैं। किसी माध्यम का निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या कहलाता है? निरपेक्ष अपवर्तनांक। ये आप ये नोट कर लें प्लीज, मैं मिटाता हूँ, ये आप नोट करते रहें कि निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक, एक लास्ट हिंट इसमें छूट गई है कि निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक, इसको कहते हैं हम निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक, ये कहलाता है निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको कहते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक या एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर हो गया? निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक, पर ये उसकी डेफिनेशन ऐसे आ जाएगी कि निर्वात में प्रकाश का वेग और उस माध्यम में प्रकाश का वेग, तो ये यहाँ से आ जाएगा। जब हम कहते हैं कि दो माध्यमों में जो है 1 μ2 हम कह रहे हैं, तो μ2 अपॉन μ1 का है इसको, तो ये μ2 अपॉन μ1 है, ये μ2 क्या है? निर्वात के सापेक्ष ही है। ये μ1 क्या है? निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक है। तब हम इसको कहते हैं कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक μ2 अपॉन μ1, जहाँ μ2 और μ1 क्या है? निरपेक्ष अपवर्तनांक ही है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। उसकी डेफिनेशन ये है कि उस माध्यम में प्रकाश का वेग और निर्वात में प्रकाश का वेग, उसकी निष्पत्ति इस प्रकार से आ जाएगा, μ2 अपॉन μ1, और इसी को हमने क्या लिखा? v1 अपॉन v2। इसी को क्या लिख दिया? v1 अपॉन v2। 1 μ2 इज इक्वल टू, पहले भी निकाला था स्नेल के नियम से, v1 अपॉन v2। तो इससे भी हम समझ सकते हैं कि अपवर्तनांक और वेग क्या है? एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। सघन माध्यम का अपवर्तनांक ज़्यादा होगा तो प्रकाश का वेग कम। क्लियर हो गया? अपवर्तनांक और प्रकाश का वेग एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। सघन माध्यम का अपवर्तनांक ज़्यादा तो प्रकाश का वेग कम, विरल माध्यम का अपवर्तनांक कम तो प्रकाश का वेग अधिक, कम अधिक, इस प्रकार से। तो ये भी हम यहाँ पे निष्कर्ष निकाल सकते हैं। ये हमारा आज का लेक्चर था प्रकाश के अपवर्तन पे, जिसमें हमने लगभग कोशिश की है कि सभी चीज़ों को इंक्लूड कर लें। आशा करता हूँ ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अन्य छात्रों को भी मदद करें। थैंक यू वेरी मच।